हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने टाइप्स ऑफ अ कंपनी के ही लीगल स्टेटस पढ़े, जैसे आपका था प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, उसके बाद होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सबके बारे में पढ़ा, स्मॉल कंपनी। आज हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है हमारा एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनीज क्या होती है? जैसे आपने होल्डिंग में भी पढ़ा था एसोसिएट कंपनी के बारे में, वही चीजें हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपरली एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एसोसिएट कंपनी मीन्स इन रिलेशन टू अनदर कंपनी। इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसी कंपनी जो अपने कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए किसी और कंपनी के अंडर आती है, बट वो सब्सिडरी कंपनी नहीं कहलाती और इंक्लूड करती है ज्वाइंट वेंचर कंपनी। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या हो गए? मतलब एटलीस्ट 25% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन उस कंपनी का रहेगा इन डिसीजन, बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। कम से कम 25% का उनका टोटल वोटिंग पावर या कंट्रोल या पार्टिसिपेशन रहेगा इन बिजनेस डिसीजन। ज्वाइंट वेंचर मींस ज्वाइंट अग्रीमेंट होता है जहां पे पार्टीज इक्वली सामने आती है, अग्रीमेंट करती है कि हमारे पास इक्वल राइट्स है या ज्वाइंट कंट्रोल है कोई भी नेट असेट्स या काम के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए कंपनी की। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की 2 कंडीशन होती है, वो जरूर है फुलफिल करना। कंट्रोल होना चाहिए एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल पे, लेकिन 50% से कम होना चाहिए बाय अनदर कंपनी। नेक्स्ट, कंट्रोल होना चाहिए किसमें? आपका बिजनेस डिसीजन में। कंट्रोल भी डिफाइन किया गया है कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 27। कंट्रोल इंक्लूड करता है अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर, राइट होना चाहिए आपका टू कंट्रोल द मैनेजमेंट। पॉलिसी डिसीजन जरूरी होते हैं इसमें कि आप एक्सरसाइज कर सको बाय अ पर्सन, इंडिविजुअली और इन कंसर्न, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग या वोटिंग अग्रीमेंट्स होने चाहिए किसी भी मैनर में। दैट इज द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये होता है। सेक्शन 129 कहता है एसोसिएट कंपनी को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जरूरी होते हैं जो उनकी होल्डिंग कंपनी के साथ जाते हैं उनकी सीएफएस में। सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 ये कहता है फॉलोइंग पर्सन कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकते एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी अगर जो भी प्रमोटर है या रिलेटेड टू प्रमोटर है या डायरेक्टर है किसी एसोसिएट कंपनी का, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। हैज और हैड और एनी ऑफ हिज रिलेटिव, उनका कोई भी पिक्यूनरी रिलेशनशिप है उस एसोसिएट कंपनी में, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या कोई भी होल्डिंग कर रहा है या उसके कोई रिलेटिव होल्ड कर रहे हैं कोई भी ऐसी पोजीशन जो की मैनेजरियल पर्सन केएमपी की हो और एम्प्लॉय हो किसी भी एसोसिएट कंपनी के अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होंगे। सेक्शन 192 क्या कहता है? इफ डायरेक्टर्स ऑफ एन एसोसिएट कंपनी वांट टू डू एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन विद अ कंपनी, तब उनको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। This section provide for the manner in respect of regulation of arrangement with respect to आप किस तरह से अपनी assets को acquire कर सकते हो for consideration other than cash। तो ये section आपको इस चीज की भी क्या देता है? privilege देता है। कुछ ऐसे भी arrangements बनते हैं जो prior approval of resolution in general meeting require रहते हैं। अगर डायरेक्टर या कोई भी ऐसा पर्सन डायरेक्टर के कनेक्शन में होल्डिंग कंपनी ऑफिस होल्डिंग कंपनी अगर अप्रूवल कोई चाहता है कुछ काम के, तो उनको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? ये एज पर सेक्शन 455 डिफाइन किया गया और इसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, तो हम ये सारी चीज वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45। कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 50% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्ड करा है या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया है या पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट ने किया है और वो इंक्लूड कर रही है
इंक्लूड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। एग्जेम्पशन क्या मिलती है गवर्नमेंट कंपनी को? नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आपका नेम। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी है वो हमेशा एंड होगी बाय द वर्ड लिमिटेड, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, और वर्ड स्टेट भी अलाउ किया जा सकता है उनके नाम में। ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 आर नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी सिक्योरिटीज किसी भी नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट ने ले रखी है। रिक्वायरमेंट क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का? इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर की एग्जीक्यूशन करने का डिलीवर सेम किया जाएगा टू द कंपनी। अगर वो देना चाहता है तो कंपनी में ही जाएगा, जो भी टर्म्स डिफाइन की जाती है बाय नॉमिनीज ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में। ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड एज पर सेकेंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 सबसेक्शन 1 ये कहता है जो भी ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स इशू किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट कंपनी, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा उस ट्रांसफर का वो वैसे एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो वो डिलीवर करना है अगर आपको कंपनी में, तब आपको एक प्रॉपर डिटेल ट्रांसफर की रेलिवेंट बॉन्ड सर्टिफिकेट आपको प्रॉपरली देना पड़ेगा। अगर ये सब आपके पास एग्जीक्यूट नहीं है, देन एग्जिस्ट नहीं है, तब आपको लेटर ऑफ अलॉटमेंट देना पड़ेगा कंपनी। डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी शेयर एंड इन्वेस्टिगेशन, अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ अ बेनिफिशियल ओनरशिप, तब वो एज पर सेक्शन 89 एंड 90 के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाएगा। प्रोविजंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड प्रोविजंस क्या है? सबसे पहला आता है आपका एनुअल जनरल मीटिंग, जो फॉर्म की जाती है इन अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2। एजीएम कब होगी? बिजनेस आवर्स में होगी, जो बेसिकली 9 AM to 6 PM होता है। कोई भी डे हो सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे उस दिन नहीं होना चाहिए। Shall be either held at registered office of a company या कोई भी अदर प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आपने अप्रूव करवा लिया हो। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर बिल्कुल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट सेकेंड प्रोविजन जो आपका सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 में डिफाइन है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी आपका डिविडेंड है वो शेड्यूल बैंक में आपको नॉर्मली हम डिपॉजिट करते हैं विद इन 5 डेज विद जब आपने डेट ऑफ डिक्लेरेशन से, वो चीज भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। एग्जेम्पशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 रिलेटिंग टू सेगमेंट रिपोर्टिंग, वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 129 भी एप्लीकेबल नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग। एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्टेन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन बोर्ड रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट में कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप इंक्लूड नहीं भी करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी नीड नॉट इंक्लूड कोई भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो कंटेन करता है अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज ई एंड 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज पी में ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पे डायरेक्टर्स इवेल्युएट करते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ या डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वो सारी चीजें विच इज एडमिनिस्टर ऑलरेडी कंपनी अपने चार्ज में एडमिनिस्टर कर रहा है, तो उन सब चीजों को आपको यहाँ पे डिफाइन करने की बोर्ड रिपोर्ट में जरूरत नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ डिस्क्लोजिंग द कंपनीज नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन पॉलिसी, तो उस केस में भी बोर्ड रिपोर्ट रिलैक्स है फॉर गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट अपने आप ही इसको देख लेता है। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 15 डायरेक्टर्स एज पर द एग्जेम्पशन in respect of section 149 subsection 1 clause B on the first proviso of section 149 subsection 1, गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो 15 से ज्यादा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर सकती है, और वो कंपनी को कोई जरूरत नहीं है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाने की। अदरवाइज सेक्शन 149 ये कहता है अगर कोई भी कंपनी मोर देन 15 डायरेक्टर अपॉइंट करती है तो उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपका प्रोविजंस जो सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 क्लॉज ए में कहता है बोर्ड सब्स्टिट्यूट किससे होती है? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेटिवली चार्ज देती है कंपनी को, और स्टेट गवर्नमेंट पे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट में जो चीजें आएंगी तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूट किया जाएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर।
अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 5, जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर द कंसेंट फ्रॉम अ डायरेक्टर आपको चाहिए और फाइल करनी है आपको विद इन 30 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट टू आरओसी, मतलब जब आपने उनको अपॉइंट करा उसकी कंसेंट को आपको आरओसी पे सबमिट करना है। एंड वेयर अपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर वो डन अगर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तब आपको ऐसा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नॉट एप्लीकेबल सेक्शंस टू गवर्नमेंट कंपनी, कौन कौन से सेक्शन है जो गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है? सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 जो होता है आपका रिटायरमेंट बाय रोटेशन एंड कनेक्टेड मैटर्स, वो एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी पे। सेक्शन 160 भी एप्लीकेबल नहीं है, जिसमें वो कहते हैं राइट ऑफ पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर फॉर डायरेक्टरशिप। सेक्शन 162 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड इंडिविजुअली, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 163, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर जो डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, वो भी एप्लीकेबल नहीं है। आपसे ये इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, आपसे लिस्ट पूछी जाएगी, आपको लिस्ट देनी है, क्योंकि जो चीज आपके मॉड्यूल में भी एक्सप्लेन नहीं करी गई है वो आपसे नहीं पूछी जाएगी। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, KMP एंड देयर शेयर होल्डिंग एंड इट्स इंस्पेक्शन जो डिफाइन है अंडर सेक्शन 170 एंड 171। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सेक्शन 188। अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल अंडर सेक्शन 196, ये सब क्या थे? एग्जाम थे। क्या ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इन सब का क्या रोल है गवर्नमेंट कंपनी में? काफी कुछ चेंजेस आए अंडर सेक्शन 177 सबसेक्शन 4 क्लॉज 1, सेक्शन 188 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में जो चेंजेस आए हैं आपको वो फॉलो करने हैं। चेंजेस के बारे में आपके मॉड्यूल में नहीं बताया। लोन टू डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर से लोन जा सकता है? लोन टू डायरेक्टर अंडर सेक्शन 185, इसमें क्या पॉइंट आपको गवर्नमेंट कंपनी में मिलता है? रिस्ट्रिक्शन रही है इसमें अंडर सेक्शन 185 रिगार्डिंग गिविंग ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी, कोई भी कंपनी अगर अपने डायरेक्टर को देता है या अदर एंटिटी इन विच अ डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, तो वो सारी चीजें यहाँ गवर्नमेंट कंपनी के केस में रिलैक्स, यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय डायरेक्टर अंडर सेक्शन 186, डायरेक्टर लोन एंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो। द रिक्वायरमेंट ऑफ सीकिंग मेंबर्स अप्रूवल, प्रॉपर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाया जाएगा जो कहता है अंडर 186 सेक्शन में, अगर आपको ऐसा कुछ करना है लोन एंड इन्वेस्टमेंट बाय डायरेक्टर। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंपनी है उस केस में रिलैक्स मिलेगा ये चीज, अगर गवर्नमेंट कंपनी एंगेज है किसी डिफेंस प्रोडक्शन में या अदर कोई अनलिस्टेड गवर्नमेंट कंपनी है, उस केस में अगर उनके पास अप्रूवल है किसका? मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव का, तब उनको रिलैक्सेशन है, स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास नहीं करवाना, अदरवाइज उनको करवाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की मैनेजरियल पर्सनल को अगर आप अपॉइंट करना चाहते हो अंडर सेक्शन 203, जो भी आपके प्रोविजंस हैं 203 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 के, ये सारे एप्लीकेबल नहीं है, शैल नॉट बी अप्लाई टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजर अगर वो एब्सेंस है तो होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, इन सब पे क्या है? अप्लाई नहीं। ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 203 सबसेक्शन 5 अगर अट्रैक्ट करता है कोई पैनल प्रोविजन, तब भी KMP ये लोग नहीं होंगे। ऑल द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 203 अगर कंटिन्यू अप्लाई करना है तो आप CFO या CS जो भी गवर्नमेंट कंपनी के होंगे, as only this person will be mandatory required to be appointed as whole time KMP इन सेलेक्टेड क्लास ऑफ कंपनी जो भी एक्ट में प्रिस्क्राइब की गई है। तो आप CFO और CS को आप क्या बना सकते हो? एक KMP बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू ऑडिटर। ऑडिटर इसमें कौन होती है? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर होता है CAG। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी, अगर केस है आपका गवर्नमेंट कंपनी का, तो जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो अपॉइंटेड बाय किससे होता है? CAG, दैट इज
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। जब कंपनी रजिस्टर होती है उसके 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट होना चाहिए। सीएजी अगर फेल हो जाए फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने की, तब बोर्ड नेक्स्ट 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कब तक होल्ड करेगा ऑफिस? जब तक आपकी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना कंक्लूड हो जाए। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट कैसे रहेगी ऑडिटर की? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी इन एवरी सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर। तब सीएजी विद इन पीरियड ऑफ 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर अपॉइंट कर लेंगे और वही ऑडिटर होल्ड करेगा जब तक नेक्स्ट आपकी एजीएम नहीं हो जाती, तब तक वो ऑफिस होल्ड करता है। अपॉइंटमेंट फॉर सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल, सपोज करो वैकेंसी हो गई, कैजुअल वैकेंसी हो गई, मतलब ऑडिटर था बट वो चला गया या कोई ऐसी कैजुअल वैकेंसी आ गई बीच में ही मिड टर्म में, तब क्या होगा? Where a casual vacancy arises in the office of the auditor in a government company other than resignation, अगर रेजिग्नेशन दिया है तब नहीं, अगर अदर देन रेजिग्नेशन का केस है तो कैजुअल वैकेंसी सीएजी ही फिल करेगा विद इन 30 डेज। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ऑडिटर रिपोर्ट इन अ गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 5। ऑडिटर रिपोर्ट कैसे जाएगी? जो भी सीएजी होगा जिसने अपॉइंट किया है ऑडिटर अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 एंड 139 सबसेक्शन 7, एंड वो ऑडिटर ही क्या करेगा? अपनी ऑडिट करेगा उस कंपनी की और प्रॉपर रिपोर्ट बना के सीएजी को कॉपी भेजेगा उस रिपोर्ट की, जिसके अंदर उसने अपनी पूरी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी का एग्जैक्ट पोजीशन क्या है वो प्रॉपरली डिफाइन किया जाए। अगर सीएजी को लगता है कि ऑडिटर को कोई एक्शन लेना है तो चाहे सीएजी उनको इशू कर सकता है कोई भी पॉइंट, और वो उसकी रिपोर्ट भी उनको ऑडिटर को सीएजी को देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इसमें सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑर्डर्ड बाय सीएजी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 6। अगर सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, उनके पास एक राइट है अगर उनको कोई सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है तो वो उसका भी ऑर्डर पास कर सकती है। कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ अ कंपनीज अकाउंट बाय खुद से कर सकती है या किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकती है जिसको वो ऑथोराइज करेगी कि वो जो भी ऑडिट की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या उनको जो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए उस कंपनी के लिए वो पर्सन उनको लाकर देगा, और जिस फॉर्म में बताया है वो सीएजी उनको बता देगा और उस फॉर्मेट में उनको रिपोर्ट करनी है। कमेंट अपॉन एन ऑडिट रिपोर्ट और सप्लीमेंट सच ऑडिट रिपोर्ट, कोई सा भी उनको कमेंट के लिए वो बोल सकते हैं कि आप ऑडिट रिपोर्ट पे भी कमेंट दो अपना, और जो आपने सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट बनाई है वो किस बेसिस पे बनाई है उसके बारे में बताओ। द कंपनी शैल सेंड कॉपी ऑफ द सीएजी रिपोर्ट, हर एक मेंबर को जाएगी एंड अदर पर्सन्स को भी जाएगी जो एंटाइटल है अंडर सेक्शन 136 सबसेक्शन 1, और सेम एजीएम में भी जाएगी कंपनी की एट अ सेम टाइम एंड इन अ सेम मैनर जैसे ऑडिट रिपोर्ट जाती है। लास्ट पॉइंट आता है आज के सेशन का एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 394। सेक्शन 394 कहता है जहां पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तब सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 3 मंथ्स आफ्टर एजीएम हेल्ड होती है कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी वो प्रिपेयर करेंगी, और सेम चीज को बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी के साथ, कमेंट के साथ, अगर सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट भी करवाई है उसके साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन सबमिट करें। ठीक है, where in addition to the central government any state government is also a member of a government company, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी सेम चीज, सेम एनक्लोजर्स करने हैं इन फ्रंट ऑफ बिफोर द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के हाउस। ठीक है, तो ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी का कंसेप्ट था। छोटा सा ही चैप्टर था, बेसिकली रजिस्ट्रेशंस वगैरह से ही रिलेटेड है, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर इस लेक्चर के साथ आपका ओवर हो गया। ध्यान से आप लोग अच्छे से याद कर लो, कोई अगर आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, एंड रिवीजन इसकी प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि लॉ है, मैं हमेशा कहती आ रही हूँ लॉ थोड़ा सा भूल भुलैया हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।